तो निफ्टी में तो स्ट्रेंथ देखिए साफ दिख रही है। इस सप्ताह की जो बड़ी स्टोरी है वो निफ्टी से परे आप देखिए डॉलर में दिख रही है। तो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट अभी दिखता है वो डॉलर बनाम रुपए का चार्ट है, जहां पर हम एक बड़ी कमजोरी डॉलर में और बड़ी मजबूती रुपए में देख रहे हैं। तो देखिए एक बेसिक थीम है जो मुझे लगता है कि सबको आत्मसात करके चलनी चाहिए। वो है कि करेंसी जो है वो वीक हो रही है और एसेट क्लासेस में एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है। तो एक एक रैली हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड एसेट्स में। और देखिए जो भी करेंसी के सब्स्टिट्यूट्स माने जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड में हमने लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखे, बड़ी तेजी देख रहे हैं। लाइफ टाइम हाई क्लोज आया डॉलर गोल्ड में। और हमारा एमसीएक्स का गोल्ड भी वापस से स्ट्रेंथ दिखा रहा था इस सप्ताह। बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक रहता है कि आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम पूरे बाजार को एक सा समझते हैं, लेकिन बाजार में हमेशा पॉकेट्स ऑफ एक्टिविटी होती हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहां बहुत एक्शन हो रहा होता है, बड़ी तेजी आ रही होती है, और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां किसी का ध्यान नहीं होता है। तो अगर आप सही पॉकेट में हैं, सही सेक्टर में हैं, तभी पैसा बनता है। और मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता रहता है। यानी कि कभी एक समय था, आपने देखा सरकारी कंपनियों में जबरदस्त मोमेंटम था। फिर अभी आपने देखा पिछले 6 महीनों में सरकारी कंपनियों में जबरदस्त नेगेटिव मोमेंटम था। वापस से अब उनमें पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। तो ये जो साइक्लिकल चेंज है मोमेंटम का, इसको ट्रैक करने की जरूरत है। अब इसके लिए जरूरत क्या है? सेक्टोरल इंडाइसिस के चार्ट देखना बहुत जरूरी है, ये जो मुझे लगता है कि लोग कम करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टू एपिसोड 3 ऑफ चार्ट्स की बात कुणाल के साथ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू की है हमने ग्रो चैनल के साथ, जहां सर अपने विजडम के साथ, अपने तजुर्बे, एक्सपीरियंस के साथ डिस्कस करते हैं एक्शनेबल ट्रेडिंग इनसाइट्स। हम बहुत चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। जैसे ही सर लाइन चार्ट पर रिवॉल्व करते हैं, जैसे ही सर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस मार्क करते हैं, एक केओटिक चार्ट भी बहुत अच्छी तरह समझ आने लग जाता है। बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ करण गुलाटी, दैट्स इक इन्वेस्टर ऑन इंस्टाग्राम। मैं डेली ब्लॉग्स बनाता हूँ एंड माई जर्नी हैज़ बिन वन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। एंड वो ही जो इंसाइट्स है वो मैंने ट्रेडिंग में जब अप्लाई किए तो नेचुरली ज़्यादा पैसा बनने लगा। बट द स्टार ऑफ द शो टुडे इज मिस्टर कुणाल सारोगी। ही इज़ अ रिसर्च एनालिस्ट हु इज सेबी रजिस्टर्ड। ही इज़ द सीईओ ऑफ इक्विटी रश। एंड सर 20 सालों से ज़्यादा ट्रेडर्स को गाइड करते आ रहे हैं। सर अपने आप को एक मोमेंटम ट्रेडर मानते हैं एंड जब भी सर किसी चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं, the stock market community in India tends to listen. So thank you so much, sir, for joining us today. थैंक यू सो मच करण। और देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, और हमेशा की तरह देखिए जब हम बातचीत करते हैं, बाजार की चर्चा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है उसके जो मन में चल रहा होता है, जो सवाल उसके मन में कौंध रहे होते हैं, उन सवालों को जगह मिलती है। तो उसको उन सवालों के जवाब ढूंढने की हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो थैंक यू सो मच करण। Yes, sir. With that said, आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्पेशली यूएस मार्केट्स के चार्ट्स पर क्या विजन लगता है? ट्रेडर्स को कैसे अपने आप को पोजीशन करना चाहिए एंड मंडे की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? देखिए ओवरऑल देखें तो इंडियन मार्केट्स तो बड़े स्ट्रांग लग रहे हैं। आपने देखा कि लगभग एक नीचे इंट्राडे में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंट्रा पीरियड देखिए, यानी कि पूरा सप्ताह ये देखें, तो आप देखते हैं कि एक बार के लिए 24,800 के नीचे भी निफ्टी गया, लेकिन नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई। और अंत में जो बंदी आई फ्राइडे को, वो 24,800 के ऊपर आई। तो कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर निफ्टी का मजबूत है। हमने निफ्टी की लगातार बात करते आए हैं, हमने निफ्टी की स्ट्रेंथ की बात की, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की। अगर आप निफ्टी की तुलना बाकी दुनिया के बाजारों से करते हैं तो आपको एक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। और साथ में मुझे लगता है कि जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, वो सीधे 26,100 के आसपास है, जो सितंबर 2024 के हाइज हैं। तो वही अब निफ्टी के लिए अगला पड़ाव है। तो निफ्टी में तो स्ट्रेंथ देखिए साफ दिख रही है। इस सप्ताह की जो बड़ी स्टोरी है वो निफ्टी से परे आप देखिए डॉलर में दिख रही है। तो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट अभी दिखता है वो डॉलर बनाम रुपए का चार्ट है, जहां पर हम एक बड़ी कमजोरी डॉलर में और बड़ी मजबूती रुपए में देख रहे हैं। तो देखिए एक बेसिक थीम है जो मुझे लगता है कि सबको आत्मसात करके चलनी चाहिए। वो है कि करेंसी जो है वो वीक हो रही है और एसेट क्लासेस में एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है। तो एक एक रैली हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड एसेट्स में। राइट। और देखिए जो भी करेंसी के सब्स्टिट्यूट्स माने जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड में हमने लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखे, बड़ी तेजी देख रहे हैं। लाइफ टाइम हाई क्लोज आया डॉलर गोल्ड में। और हमारा एमसीएक्स का गोल्ड भी वापस से स्ट्रेंथ दिखा रहा था इस सप्ताह। इसी तरह बिटकॉइन की अगर आप बात करें, तो बिटकॉइन ने 1,10,000 के आंकड़े को पार कर लिया, तो 1,11,000 हो गया बिटकॉइन। तो बड़ी जबरदस्त तेजी वहां पे बिटकॉइन में भी देखने को मिल रही है। तो जितने भी एसेट्स हैं,
अवे फ्रॉम करेंसी, उन सब में हम तेजी देख रहे हैं। और इक्विटी भी एक एसेट है, तो आप देखिए इक्विटी में भी तेजी बन रही है। हुँ, हुँ। यूएस मार्केट में ज़रूर हम देखिए उठा-पटक जारी है, और उसकी राइट। वजह देखिए वहाँ के डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि लगातार कुछ ना कुछ बोले बिना बाज़ नहीं आते हैं, तो कुछ ना कुछ नया ऑब्वियसली। रोज़ाना होता है। और रोज़ अगर कुछ होगा, कोई कभी एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर होगा, कभी किसी कंट्री के खिलाफ टैरिफ की वो बात करेंगे, तो इस वजह से क्या है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, और हुँ। वो वॉलेटिलिटी जो है उसकी वजह से वहाँ के बाज़ार ऊपर-नीचे जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, अगर आप भारत में बैठकर भारत की सोचें, तो हमारे बाज़ार दुनिया के बाज़ार के मुकाबले वेल पोज़िशन्ड है और स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। सर एक क्वेरी हमारे व्यूअर्स की हमेशा होती है एंड एज़ अ ट्रेडर माय सेल्फ दिस इज़ समथिंग आई स्ट्रगल विद कि आपने कहा कि एसेट क्लासेस में इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो बिटकॉइन अब 1,10,000 डॉलर से ऊपर है। इक्विटी टेंड्स टू परफॉर्म वेल। जब हम इक्विटी को डाइसेक्ट करें, तो कई सेक्टर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हैं, फिर कई थम जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा हमें बता पाएँ कि कैसे हम एज़ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स अपने आप को पोज़ीशन कर सकते हैं इन द राइट सेक्टर सो दैट हम सेक्टर रोटेशन का लाभ उठा पाएँ एंड जल्द से जल्द अपने पैसे पर आरओआई जनरेट कर पाएँ। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और यही मुझे लगता है एक बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक रहता है कि आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम पूरे बाजार को एक सा समझते हैं, लेकिन बाजार में हमेशा पॉकेट्स ऑफ एक्टिविटी होती हैं। हुँ, कुछ हुँ। ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहां बहुत एक्शन हो रहा होता है, बड़ी तेजी आ रही होती है, और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां किसी का ध्यान नहीं होता है। हुँ, तो अगर आप सही पॉकेट में हैं, सही सेक्टर में हैं, तभी पैसा बनता है। और हुँ, मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता रहता है, यानी कि कभी एक समय था, आपने देखा सरकारी कंपनियों में जबरदस्त मोमेंटम था। हुँ, फिर अभी आपने देखा पिछले 6 महीनों में सरकारी कंपनियों में जबरदस्त नेगेटिव मोमेंटम था। वापस से अब उनमें पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। तो ये जो साइक्लिकल चेंज है मोमेंटम का, इसको ट्रैक करने की जरूरत है। अब इसके लिए जरूरत क्या है, सेक्टोरल इंडाइसिस के चार्ट देखना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है कि लोग कम करते हैं। देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए टॉप डाउन अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। हुँ, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बॉटम अप अप्रोच रखिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टॉप डाउन अप्रोच रखिए, यानी कि सबसे पहले सेक्टोरल एनालिसिस कीजिए। आप सारे सेक्टर के चार्ट देखिए, और हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्टर्स हैं, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स है, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है। तो जिस सेक्टर में भी आपका विशेष ध्यान है, सारे सेक्टर के चार्ट देखें। तो इससे आपको पता लगेगा कि ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, मोमेंटम कहाँ जनरेट हो रहा है, कौन सा सेक्टर है जो दूसरे को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सेक्टर का चुनाव सही होगा। वेरी वेल। सेक्टर का चुनाव ठीक हुआ, तो उसके बाद देखिए शेयर्स का चुनाव करना उतना खास मुश्किल नहीं होता है। हुँ, अगर वो आपके लिए मुश्किल है, तो उसका भी समाधान है कि आप उस सेक्टोरल इंडेक्स का ईटीएफ बाय कर सकते हैं। तो ईटीएफ बाय कर लेने से क्या है कि पूरे सेक्टर में आपकी पोजीशन एक साथ बन जाती है, और ये भी एक विकल्प है। अगर आप वो ना करना चाहें, तो उस सेक्टर के जो सबसे अग्रणी चार्ट्स हैं उनको आप तलाश सकते हैं। हुँ, लेकिन सबसे पहले एक टॉप डाउन अप्रोच रखें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़रूर बॉटम अप, पहले स्टॉक्स देखिए और बाद में तय कीजिए कि कौन सा सेक्टर अच्छा है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस तरह चलेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर शेयर का चुनाव हो पाएगा। दूसरी बात है कि देखिए जब सेक्टर रोटेशन हो रहा है, यानी कि एक सेक्टर पहले आउट परफॉर्म कर रहा था, वो रुक गया है मान लीजिए। जैसे आप देखिए कि पिछले 2-3 सालों का अगर आप चार्ट उठा करके देखें, और हुँ, आप चाहें तो भी चार्ट खोल भी सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो केमिकल स्टॉक्स हैं, इनमें हमने देखा है कि बहुत अरसे से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। तो केमिकल स्टॉक्स जो हैं वो बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अब राइट। हम देख रहे हैं कि वही केमिकल स्टॉक्स बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हुँ, आपको वो जो सेक्टोरल चेंज है उसको पकड़ना है, हुँ, और वो पकड़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको किसी और की ज़रूरत है, वो खुद से आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिवली चार्ट्स को स्टडी करें, सारे सेक्टर के इंडेक्स देखें, तो आप खुद पहचान लेंगे कि भई ये दौर ऐसा है जहाँ केमिकल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, यहाँ तक हम केमिकल स्टॉक्स में रहेंगे। जब हमें लगने लगेगा कि नहीं बाजार तो बढ़ रहा है, केमिकल स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम किनारा कर लेंगे केमिकल स्टॉक से, हम उस सेक्टर में चले जाएँगे जहाँ अब आपको मोमेंटम दिख रहा है। तो ये स्विच करने में मुझे लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा, और आप हमेशा बाजार के साथ होंगे। दूसरी एक बात कहता हूँ कि हुँ, देखिए जब बाजार में आप पैसा लगाते हैं, हमारे सभी के पास पैसा सीमित होता है, चाहे हुँ, आपके पास कितना ही पैसा हो, हुँ, होता सीमित ही है। अब आपने मान लीजिए वो 10-15 शेयर्स में, 5-7 शेयर्स में, 2-3 शेयर्स में, जैसे भी फैलाकर पैसा लगा दिया। अब हुआ ये कि बाजार, जो शेयर्स आपने खरीदे वो ऐसे सेक्टर में थे जिसका वक्त अभी नहीं हुँ, चल रहा है। तो अब आपका पैसा अटक गया, बाकी हुँ, बाजार भाग रहा है, तो उसकी जो छटपटाहट है, जो उसका स्ट्रेस और टीस जो उसकी रहती है, वो मुझे लगता है कि बड़ा पेनफुल होता है कि आप देख रहे हैं कि बाकी लोग सब पैसा कमा रहे हैं, बाजार बढ़ रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन आपके जो शेयर्स हैं वो ज्यों के त्यों हैं। तो वो स्थिति ना आ जाए, इसके लिए समय-समय पर सेक्टर बदलते रहना बेहद ज़रूरी है।
वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। एक टेक्नीक जो मैं अपनाता हूँ, मैं वॉच लिस्ट जब बनाता हूँ अपनी, मैं सब हेडिंग के हिसाब से बनाता हूँ। तो इंश्योरेंस एक सब हेडिंग है, पीएसयू बैंक एक सब हेडिंग है एंड अगर परसेंटेज चेंज करें उन पर, तो ग्रीन्स बहुत आसानी से दिख जाते हैं। तो अगर किसी दिन आप देख रहे हैं कि सारा कुछ ही रेड में है, पर एक सेक्टर ग्रीन में है, जैसे अगर अब इंश्योरेंस की बात करें तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, आउट परफॉर्मेंस आ रही है, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, तो बहुत ईज़ी हो जाता है, नज़र आने लग जाता है एंड देन नेचुरली हम एनालाइज़ कर सकते हैं चार्ट्स। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार रिमाइंड कर दूँ कि सर ने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि ट्रेल कैसे किया जाए। सर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंटली स्पोकन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्रेलिंग स्टॉप एंड फोमो नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉप ट्रिगर हो गया कोई बात नहीं, बिकॉज़ वी आर हियर टू मैनेज रिस्क। So thank you so much for that, and I will remind my viewers to go through every video so that the nuggets of wisdom can be absorbed. With that said, sir, हम naturally आपके 3 breakout stocks का इंतजार करते हैं, but before that, अगर आप निफ्टी का चार्ट एक बार खोल ले, because like you said 26,000 एक अच्छी resistance है, if we can just see your levels there, तो काफी clarify हो जाती है चीजें। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और जैसा आपने अभी कहा कि ओवरऑल आप देखिए तो बड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। अब देखिए ये जो रहा है ये आसान नहीं है और जैसे एक शेर है कि सफ़र में धूप तो होगी, तो वही धूप आपको देखने को मिल रही। तो ये सफ़र आसान नहीं होता है कभी भी बाजार का, और कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि बाजार बस एक तरफा बढ़ता ही जाएगा, रोजाना ग्रीन कैंडल बनेंगी, रोजाना पैसा बनेगा। बाजार इसी तरह से लंबी दूरी तय करता है, एक दिन हरा दूसरे दिन लाल। तो ये आपके सामने वीकली चार्ट है और इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। अच्छी बात यह है कि ये 24,800 का लेवल पार हुआ और उसके ऊपर निफ्टी ने इस सप्ताह भी क्लोज दिया। और ऐसे वातावरण में जहां पर इतनी अनसर्टेनिटी और इतनी नॉइजेस हैं, ये 24,800 का क्लोज बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाता है, यानी कि बाजार का मूड नहीं है नीचे जाने का। हम्म, कभी कभार कुछ फैक्टर्स के दबाव में बाजार नीचे जरूर जा रहा है, लेकिन नीचे जैसे ही जाता है स्प्रिंग की तरह उछल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ का सूचक है। हम्म, ऊपर चार्ट पर जो रेजिस्टेंस दिखती है वो जैसा मैंने अभी बताया कि 26,100 के आसपास जो सितंबर 2024 के हाईज हैं, ये बाजार के लिए अगला पड़ाव है अगर आप वीकली चार्ट की बात करें। और डेली चार्ट पर भी देखें तो जो फ्राइडे का क्लोज है वो स्ट्रॉन्ग दिखता है और ओवरऑल स्ट्रक्चर बाजार का स्ट्रॉन्ग है। मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ 25,100 के आसपास नजर आती है। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है अगर आप निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें। तो कुल मिलाकर वीकली देखें या डेली, स्ट्रेंथ दिख रही है और मुझे लगता है कि एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी के चार्ट से कुल मिलाकर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एंड सर किस लेवल के नीचे हम निफ्टी को थोड़ा कमजोर मान ले? देखिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पर अगर देखा जाए तो जो पहला मेजर लेवल है वो ये 24,700 का है। तो 24,700 के नीचे वीकली क्लोज आता है तब जरूर आपको ये लगता है कि भाई कुछ करेक्शन के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है। जो हम्म, बड़ा लेवल है जिसको मुझे लगता है कि निफ्टी को नीचे की तरफ पार करेंगे तभी हम ये कहेंगे कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, वो ये 23,500 का लेवल है। तो वो काफी दूर है मौजूदा भाव से, तो हम्म, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन 23,500 मुझे लगता है कि कुल मिलाकर होल्ड करना चाहिए। तो वॉलेटिलिटी शायद बाजार में दोबारा लौट आए क्योंकि हम्म। इतने घटनाक्रम चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो डायरेक्शन है उसको लेकर के अब कोई प्रश्न हमारे मन में नहीं। वेरी वेल सर। सर नाउ वी ऑल वेट फॉर योर ब्रेकआउट स्टॉक्स, बिकॉज बहुत मज़ा आता है, अच्छी पोजीशंस हम एनालाइज कर सकते हैं। सो इफ यू कैन स्ट्रिक्टली जंप टू दोस चार्ट्स एंड हैव योर डिटेल्ड कमेंट्री एंड एनालिसिस। चलिए तो तीन बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करते हैं जो इस सप्ताह मुझे इंटरेस्टिंग लगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया था कि इंश्योरेंस स्टॉक्स जो हैं वो बड़े अरसे के बाद बड़े ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ का जिक्र आपने किया, उसमें भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। कई सारे और स्टॉक्स में ब्रेकआउट है। एक एक ऐसा स्टॉक जो बहुत समय से दबा रहा है लेकिन अब सिर उठा रहा है वो है स्टार हेल्थ। और ये चार्ट अगर आप देखें तो इसमें मुझे एक मोमेंटम दिख रहा है और काफी अरसे बाद ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इस चार्ट को आइए देखते हैं। तो ये है स्टार हेल्थ का वीकली चार्ट। अब देखें ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये इसका वीकली चार्ट है और ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना था, ब्रेकआउट आया, फिर एक तेजी बनी और एक रेजिस्टेंस थी जो कि लगभग 450 के आसपास थी, ये पार हो गई। इस लेवल के ऊपर हमने शुक्रवार को बंदी आते हुए देखी। तो इसमें अगला रेजिस्टेंस कोई 500 के आसपास है। स्ट्रक्चर मजबूत है, नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है। अगर इस चार्ट पर आरएसआई डाल दी जाए तो आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, पूरा स्पेस इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है इंश्योरेंस जो है इसमें बाजार के बनिस्पत एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और मेरा ये मानना है कि जो तेजी की अगली खेप होगी इसके नायक भी अलग होंगे।
तो जो पिछली तेजी थी उसमें अलग लीडर्स थे, और अगर मान लीजिए यहाँ से एक बड़ी तेजी निफ्टी में आती है, 1000 अंक निफ्टी मान लीजिए बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि उसकी अगुवाई कोई दूसरे ही शेयर्स अगला ही सेक्टर करेंगे। तो इंश्योरेंस एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है उस तेजी को लीड करने के लिए। तो ये इस चार्ट को जरूर देखिएगा, और बाकी तमाम बीमा कंपनियों के चार्टों को भी आपको स्टडी करना चाहिए। एक चार्ट और है, और वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। इस चार्ट को देखें तो हम्म। यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है। ये डेली चार्ट है और ये इसका वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ एक गैप बना था। ये गैप लगभग 5-7 सप्ताह पहले फरवरी के महीने में बना था, और इस गैप की को पूरा करके एक हम्म। रेजिस्टेंस के ऊपर बंदी आते हुए हमने देखी। तो ये जब गैप भर जाता है तो इसको एग्जॉशन गैप कहा जाता है। तो ये जो गैप यहाँ क्रिएट हुआ था ये फिल हो गया, और एग्जॉशन गैप यहाँ चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। हम्म। यानी कि जो गैप बना था इस ये निरस्त हो गया है, और ये मेरी राय में काफी इंटरेस्टिंग एक चार्ट स्ट्रक्चर है, फीचर है। तो इसको जरूर से एनालाइज करना चाहिए। सरकारी हम्म। कंपनियों में दोबारा हम देख रहे हैं कि ट्रैक्शन बन रहा है, और शिपिंग कॉरपोरेशन में भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी करें, ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। इसके अलावा एक चार्ट की बात और करूंगा, और ये है देखिए इस सप्ताह जितनी भी कंपनियां पाइप्स बनाती हैं उनके चार्ट मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे। हमने एपीएल अपोलो पाइप्स में बड़ा जबरदस्त मूव देखा। मैं बात कर रहा हूँ फिनोलेक्स की। तो अगर आप फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको नजर आएगा, और इसका ब्रेकआउट आपको इस सप्ताह, ये डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो राउंडिंग बॉटम बिल्कुल आपको परफेक्ट राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, और ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई दिया एक रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये भी स्टॉक ऐसा है जिसमें अच्छा करेक्शन आ चुका है। 350 से घटकर स्टॉक हम्म। 160 तक नीचे आया, और वहां पर बेस बना लेने के बाद अब कुछ ताकत का परिचय दे रहा है। तो इस चार्ट को भी स्टडी करें। तो देखिए इस इन तमाम चार्ट्स में करना क्या होता है, ये केवल स्टडी करने योग्य चार्ट्स हैं। इनमें टाइमिंग, एंट्री, एग्जिट इत्यादि वो आप स्वयं से अपने रिस्क को ध्यान में रखकर, अपनी चार्ट रीडिंग को ध्यान में रखकर, और अगर आपके कोई वित्तीय सलाहकार है तो उनकी मशवरा लेकर के ही आपको निर्णय करने चाहिए। लेकिन ये वो इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं जो हमारे रडार पर हैं, और इसीलिए इसकी चर्चा की जा वेरी वेल सर। आई थिंक सर हमने पिछले एपिसोड्स में रनअवे गैप की तो काफ़ी बार चर्चा की है, बट आई थिंक पहली बार एग्जॉस्शन गैप की चर्चा हुई है। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि ये गैप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एंड एक्चुअली साइकोलॉजी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को परफेक्टली नरेट करते हैं चार्ट्स पर। सो आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में हमें गैप्स पर भी थोड़ी चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूर, बिल्कुल। और गैप्स देखिए ऐसी चीज़ है जो एक घटना है, अचानक से घटती है और लोगों को बिल्कुल ट्रैप कर देती है। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ₹100 पे खरीदा, अगले दिन आप देखते हैं कि वो खुला ही ₹90 पर। तो पहले तो आपको सँभलने में ही इतना वक़्त लग जाता है, आपको लगता है ये क्या हुआ? उसके बाद आप चारों तरफ देखते हैं कि क्या खबर है, क्यों इतना नीचे खुला? जब तक आप सँभल पाते हैं दाम 85 हो जाता है। अब करें तो क्या करें? भई जो चीज़ आपने 100 में खरीदी वो 85 में ना बेचते बनती है, ना और खरीदते बनती है। तो ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं गैप्स, और इसीलिए इतने कारगर होते हैं। अगर गैप्स को ठीक ढंग से ट्रेड करना आ जाए, और आप अपनी साइकोलॉजी पर थोड़ा काबू रखकर गैप्स को ठीक ढंग से ट्रेड करें, तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त परिणाम गैप से मिल सकते हैं। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है गैप, और इस वजह से काफ़ी प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है कि किस तरफ से बाजार जाएगा उसके बाद। वेरी वेल सर। आई थिंक गिरावट में तो आपने एग्जॉस्शन गैप दिखाया, बट क्लाइमैक्टिक रैलीज में भी देखते हैं जब स्टॉक अब और बढ़ने की क्षमता नहीं रखता है एंड उसकी जर्नी वापस शुरू होने को तैयार है। सो आई थिंक गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। सर हमारे व्यूअर्स के कई क्वेरीज है, सो वी कैन जंप इनटू दोस फर्स्ट विद टाटा मोटर्स। आइए तो टाटा मोटर का चार्ट देखते हैं। टाटा मोटर में देखिए हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखी निफ्टी के बनिस्पत, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ बदल रहा है। टाटा मोटर का स्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। देखिए ये टाटा मोटर का डेली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, और आप देखेंगे कि भाई 1100 से स्टॉक घटा, ये भी आधा रह गया। आधा रह जाने के बाद इसमें डबल बॉटम पैटर्न बने, और उसका ब्रेकआउट आया। तो शायद इसका जिक्र हमने पहले भी कभी किया है कि इसमें आप देखिए कि न केवल डाइवर्जेंस आरएसआई पर दिख रही है, बल्कि डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, और रेजिस्टेंस की रेखा के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर टाटा मोटर का चार्ट मेरी राय में अपना डाउन ट्रेंड पूरा कर चुका है, और अब इसमें आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो जरूर से इस चार्ट को मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव बायस के साथ आपको देखना चाहिए। और पूरा ऑटो क्षेत्र जो है ये बाजार के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हमने अशोक लेलैंड में अच्छा मोमेंटम देखा था, और बाकी तमाम स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। टाटा मोटर के चार्ट पे भी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है।
वेरी वेल। सो आई थिंक जो वर्स्ट है स्टॉक के लिए शायद ओवर हो चुका है। सर आपने एससीआई की बात की थी, अब ज़रा कोचिन शिपयार्ड पर भी एक नज़र मारें हम। चलिए, तो कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो पूरा स्पेस है, जो शिपयार्ड्स का स्पेस है, शिप बिल्डिंग की कंपनियां हैं, इनमें देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि एक मेजर चेंज हो रहा है। बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक्स हैं इन कंपनीज की और हम देख रहे हैं कि न केवल एशिया से बल्कि अब यूरोप से भी ठेके मिलने लगे हैं। हमारे घरेलू ठेके तो हैं ही, आप देखिए बाहर से भी काम मिल रहा है। तो ये पूरा स्पेस मुझे बहुत जोरदार लगता है और इसमें हमने एक बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी मझगांव डॉक में, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग में हमने देख लिया है। कोचिन शिपयार्ड इन तीनों में तुलना करें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लेकिन इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। इस सप्ताह कुछ करेक्शन भी हुआ, तो कुल मिलाकर मजबूत चार्ट है और ये ब्रेकआउट की लाइन है, ये 1700 के आसपास है। तो अगर आपको इस चार्ट पर एक रेखा अंकित करनी हो तो वो 1700 पर कर दीजिए, ये मेक और ब्रेक लेवल है। तो इसको आप अंकित कर दें तो आपकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये मेजर लेवल है, इसके ऊपर जब तक स्टॉक टिका हुआ है तब तक इसमें बायस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। वेरी वेल सर, इफ वी कैन क्विकली हैव अ लुक एट अनंत राज। तो ये देखिए अनंतराज का चार्ट है, इसके चार्ट पर बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये शायद कैंडल स्टिक्स में उतना साफ न दिखे आपको, बट इसको जब लाइन में तब्दील कर देंगे तो ये पैटर्न कुछ कुछ आपको दिखने लगेगा। तो ये डेली चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है, ये डेली चार्ट है और यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर नजर आएगा। इस तरह एक तिरछी रेखा डालें तो ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये इसका वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर अगर आप इसको वापस से कैंडलस्टिक्स में देखें तो एक बड़ा सपोर्ट मुझे नजर आता है जो कि लगभग 430 रुपए के आसपास के सपोर्ट्स हैं। तो स्ट्रक्चर मजबूत है, ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन यहाँ पर भी आया है और ये स्पेस बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है उसमें अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अभी आप देखिए रेजिस्टेंसेस हैं और पहला बड़ा रेजिस्टेंस 540 के आसपास है। ये लेवल पार होगा तो हम ये विश्वास के साथ कह पाएंगे कि जो करेक्टिव रैली थी नीचे की तरफ, ये समाप्त हो गई है और अब वापस से इसमें मोमेंटम बन रहा है। तो अगर आपको इस चार्ट पर एक रेखा डालनी हो तो वो रेखा यहाँ होना चाहिए। तो ये 400 537 540 के लेवल्स को मार्क कर लें और इस लेवल के टूटने की राह देखें। वेरी वेल सर। सर एनएससी की आईपीओ आने वाली है एंड एवरीवनस वेटिंग फॉर इट, सबकी नज़र है उस आईपीओ पर। इस जी। आईपीओ का क्या इफेक्ट होगा बीएसई पर? विल वी सी मोर स्ट्रेंथ टू कम और विल वी सी सम वीकनेस? कैसे हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए? देखिए बीएससी में और एनएससी की जो आपने बात कही कि देखिए बिल्कुल बहुत समय से, काफ़ी अरसे से हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि बीएस एनएससी का आईपीओ आए और हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर एनएससी के आईपीओ में खरीद फरोख्त हो रही है अनलिस्टेड मार्केट में। एनएससी का जो मार्केट कैप है अभी अनलिस्टेड स्पेस में वो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का है। राइट। बीएससी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो तुलना करेंगे तो एनएससी जो है वो बीएससी से 5 गुना ज़्यादा मार्केट कैप है। बीएससी में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा राइज आया है और उस हिसाब से देखें तो एनएससी आपको मुकाबले में सस्ता दिखता है अनलिस्टेड स्पेस में, इसीलिए बढ़ चढ़कर लोग उसमें हिस्सा कर ले रहे हैं और उसकी खरीदारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों एक्सचेंजेस का भविष्य उज्जवल है क्योंकि हमारा बाजार इस तेजी से ग्रो कर रहा है, नई चीजें हो रही हैं, नया पैसा बाजार में आ रहा है, नए निवेशकों का आगमन हो रहा है। भारत को दुनिया के निवेशक भी अलग नज़र से देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर हमारे यहाँ फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बड़े पैमाने पर डीमैट खाते खुल रहे हैं, तो लोग शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं और इसका बड़ा फायदा इन दोनों ही मेजर एक्सचेंजेस को होगा। डुओपोली मार्केट है, दो ही एक्सचेंजेस हैं, तो इन दोनों को फायदा होगा। तो बीएससी का अगर आप देखें ये तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं, लेकिन अगर आप चार्ट पर मोमेंटम देखें तो जबरदस्त मोमेंटम है और उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, करेक्शन आया इस सप्ताह, जो भी ऊपर जाता है इस तरह से उसका करेक्शन आना लाजमी है, लेकिन ट्रेंड बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहते हैं तो जितने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स हैं, चाहे सी डी एस एल एन एस डी एल हों या फिर बी एस सी एन एस सी हों या फिर जो बड़े शेयर ब्रोकर हैं या फिर बड़े वेल्थ मैनेजर्स हैं, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको अच्छा ट्रैक्शन और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चार्ट्स पर यहाँ पर आपको काम करना चाहिए या फिर कोई वैल्यूएशन आपको इस तरह के मिले कभी गिरावट में, तब आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सर आपने कहा कि वैल्यूएशन में बहुत मिसमैच है दोनों की, तो ऐसा हो सकता है कि बीएससी कैच अप करे, मार्केट कैप बढ़ाए अपनी स्टॉक अप्रिसिएशन, और टू कैच अप विद द वैल्यूएशन ऑफ एनएससी व्हिच इज 5 लाख करोड़?
नहीं देखिए, एनएससी और बीएससी के वैल्यूएशन कभी समान नहीं होंगे क्योंकि दोनों के बिजनेस और बैलेंस शीट के साइजेस में अंतर है। ओके। लेकिन अगर आप देखें कि एनएससी में जो देखिए दोनों ही का फायदा, देखिए बहुत सिम्बायोटिक सी रिलेशनशिप है। हुँ, बीएससी का दाम बढ़ता है तो कंपैरेटिवली एनएससी में आपको एक तेजी देखने को मिलती है क्योंकि लगता है एनएससी अभी अनलिस्टेड में सस्ता मिल रहा है। हुँ, जब एनएससी का दाम बढ़ता दिखता है तो फिर बीएससी आपको मुकाबले में, तो दोनों ही शेयर्स जो हैं दोनों एक साथ इन टैंडम चल रहे हैं, तो दोनों में बड़ी तेजी है। और इसी का आप देखिए असर जो है वो आपको बाकी एक्सचेंजेस पर भी देखने को मिल रहा है। तो एमसीएक्स में भी अच्छी तेजी है, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जो पावर के एक्सचेंज लिस्टेड है उसमें भी आप देखिए अच्छा तेजी है। तो ओवरऑल ये पूरा स्पेस जो है ये मुझे मजबूत लगता है। और बीएससी एनएससी ऐसे स्टॉक्स हैं जो मल्टी जेनरेशनल होल्ड हो सकते हैं, यानी कि आपने खरीदा फिर उसको 20-30 साल तक आप रख सकते हैं। इस तरह की कंपनी है एनएससी बीएससी दोनों। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इनको होल्ड, और एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है बीएससी, ये भूलना हुँ। नहीं चाहिए। तो इतना लंबा इतिहास है, और जितना लंबा इतिहास है मुझे लगता है उतना ही लंबा भविष्य भी सो आपने चर्चा की सीडीएसएल की, सो इफ क्विकली वी कैन आल्सो लुक एट दैट चार्ट। है। देखिए गजब का चार्ट स्ट्रक्चर है। और आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ओह! भाई सबसे पहला काम अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में किसी का पदार्पण होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डीमैट खाता खुलवाते हैं। हुँ, और डीमैट खाता जो है अभी भी सबके पास नहीं है। हमें लगता है कि अब तो सबके पास ही डीमैट खाता हो गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी नए लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनको डीमैट क्या है इसकी भी जानकारी नहीं है। तो अभी धीरे धीरे करके इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। 13.5-14 करोड़ डीमैट खाते सीडीएसएल के पास है। तो ये बहुत तेजी से ग्रो हुई है कंपनी, और वही उसके चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होता है। वीकली चार्ट है, ये वीकली, और वीकली चार्ट मुझे मजबूत दिखता है। ये इसका मंथली है और ये वीकली है। हुँ, तो हुँ। वीकली चार्ट पर हम देख रहे थे कि एक रेजिस्टेंस थी 1380 के आसपास, वो पार हुई है। नया मोमेंटम, नई स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो मेरी राय इस पर बुलिश है, और मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रेंथ चार्ट पर देखने को मिल रही है। वेरी वेल सर। क्विकली बैंकिंग स्टॉक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, जितने भी सरकारी छोटे बैंक्स हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सब में हम देख रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी लौट आई है। हुँ, और इनमें भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ। अब स्टॉक में लगभग 70-71 का हाई लगा, उसके बाद 44 तक नीचे आया, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई, और अब इसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो देखिए होता क्या है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कई बार क्या होता है कि आपके हाथ में अच्छा चार्ट होता है, जब बाजार चल रहा होता है तब आप उसको ले लेते हैं, और फिर वो सेक्टर रुक जाता है, बाकी सेक्टर अच्छा करने लगते हैं। तो वो कई बार ऐसा हो जाता है। वही स्थिति यहाँ बन रही है। तो कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आपके हाथ में भी कोई ऐसा शेयर है जिसमें कंसोलिडेशन चल रहा है और आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, तो बेहतर क्या रखता है कि आप भी बाजार के साथ अपने सेक्टर को रोटेट करें, ऐसे सेक्टर में रहें जहां पर मोमेंटम दिख रहा है। हुँ, इस स्टॉक के चार्ट पर अभी फिलहाल उस तरह का मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ता है, तो राइट, थोड़ा सा स्विच करने में मुझे लगता है कि बेहतरी हो सकती राइट सर। सो इफ वी कैन हैव अ क्विक लुक एट टीटागढ़ रेल। है। जी, तो ये है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, और इसका चार्ट है। बड़ी गिरावट आई यहाँ पर भी, और देखिए एक समय था रेल स्टॉक्स में बड़ा जबरदस्त हिस्टोरिक मूव आया। हुँ, एक चीज इस चार्ट से सीखी जा सकती है, और वो ये है कि देखिए पहले इसमें कैंडल्स छोटे छोटे थे। आप देखेंगे कि जब इसका पीक लगने वाला था उस समय कैंडल्स बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये हुँ, आप अक्सर चार्ट पर देखते हैं हुँ, कि शुरुआत में जब नया नया ट्रेंड होता है तो छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं, और जब वो अपना टॉप लगा रहा होता है उस समय कैंडल साइजेस बड़े होते हैं। ये टिपिकल ब्लो आउट का एक सिग्नल होता है। वहां से गिरावट आई, गिरावट भी अच्छी खासी आई, और उसके बाद मेजर फिबोनाची लेवल तक स्टॉक फिसला। हुँ, वापस से कुछ पुल बैक दिख रहा है। अभी भी देखिए मैं कहूंगा कि ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं है। तो ये पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते हम कि ये जो गिरावट शुरू हुई थी जुलाई पिछले साल, वो अब खत्म हो गई है। ये हम पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक उछाल जरूर बन रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और ज़रूरत ये है कि आप अपना एग्जिट का मार्ग जो है, कैसे निकलेंगे, किस स्तर के नीचे निकलेंगे, ये हमेशा अपने ध्यान में रखें अगर आपका इस तरह के शेयर में निवेश है। उछाल की संभावना जरूर दिखती है। अच्छा। यस सर। नेक्स्ट क्वेरी है इंडस टावर की। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे पर्सनली लगता है बिकॉज़ इट क्लियरली एंड एम्पली डिस्प्लेस जो टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल रूल है कि सब रेजिस्टेंस एक बार टूट जाए तो फिर वो सपोर्ट बन जाती है। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग चार्ट सर, लेट्स सी हाउ यू लुक एट इट। हाँ, बिल्कुल सही है। और देखिए इंडस टावर बड़ा ज़बरदस्त एक मोमेंटम बना है। यहाँ पर मैंने एक पैटर्न मार्क किया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो इसको डायमंड पैटर्न कहते हैं। थोड़ा रेयर पैटर्न होता है। तो कुछ समय पहले यानी कि अप्रैल में डायमंड पैटर्न बना, उस समय भाव 350 का था, फिर एक तेजी बनी 10-15% की, और उसके बाद अब कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर मजबूत है नो डाउट, और इसमें एक बेस बन चुका है।
बाजार को आउट परफॉर्म भी स्टॉक ने कुछ हद तक किया है। तो मेरी राय में बिल्कुल इस स्टॉक को भी देखा जाना चाहिए। इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेंथ जरूर है और ये स्ट्रेंथ बाजार के बनिस्पत भी है। तो मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉसेस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखिए अगर आपका निवेश है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत वेरी वेल सर। एंड ऑयल इंडिया, बिकॉज़ हमने लास्ट एपिसोड में आई थिंक क्रूड की चर्चा भी की थी। है। अभी देखिए ऑयल इंडिया में हमने देखा है कि एक फॉर्मेशन बेस का हुआ है, नीचे के लेवल से रिकवरी भी हुई है, डबल बॉटम पैटर्न भी बने हैं वीकली चार्ट पर, तो एक उछाल बना है। यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा डीप करेक्शन हुआ, 750 का शेयर 350 तक नीचे आया, लगभग आधा रह गया ये भी, और वहाँ से फिर इसमें बाउंस बन रहा है, तो ठीक ठाक चार्ट है। इसमें भी आपको लेवल्स का विशेष ख्याल रखना चाहिए, और लेवल्स ध्यान में रखिए। थोड़ी रेखाएं डालना सीख जाइए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप देखिए जैसे इस चार्ट को भी हमने रेखाओं के जरिए देखा, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल एक रेजिस्टेंस पर आकर के बंद हुआ इस सप्ताह। तो ये लेवल्स जो हैं, यानी कि 422 का लेवल और 485 का लेवल, ये अंकित कर लें अपने चार्ट। वेरी वेल सर। एंड फाइनली आईआरएफसी। देखिए रेलवे स्टॉक्स में जरूर नीचे के लेवल से बड़ी शानदार रिकवरी हुई है, और हम देख रहे हैं आईआरएफसी में भी नीचे के लेवल से अच्छा बेस फॉर्मेशन और ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस मैंने मार्क की हुई है, पहले 160 पर एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद फिर 184 रुपए की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी गिरावट आई, गिरावट के बाद उछाल बन रहा है, तो कमोवेश आप कहें कि टीटागढ़ जैसा चार्ट है, और यहाँ पर भी एक उछाल आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो थोड़ा सा इंतजार करने में मुझे लगता है कि बेहतरी होगी। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच। इतने आपने एक्शनेबल हमें इंसाइट्स दिए हैं ऑन हाउ टू रोटेट योर सेक्टर। एंड आई थिंक जो बिगेस्ट टेक अवे है वो है कि आप इंडिसेस से शुरू करिए, टॉप डाउन अप्रोच लीजिए। सर, ओनील, विलियम ओनील की किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स में लिखा है कि वो कई बार मॉडल बुक्स बनाया करते थे। उनके पास सालों सालों पुरानी मॉडल बुक्स प्रिंटेड थी। ये पैटर्न था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये एंट्री था। अब इसे करना बहुत बड़ा होमवर्क तो माना जाएगा, बट आई थिंक अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी कुछ ऐसा कर ले, फॉर एग्जांपल जहां-जहां हमें रन अवे गैप मिले, अगर हम थोड़े प्रिंट आउट ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें और एक मॉडल बुक बना लें, चाहे पीडीएफ ही बना लें अपने लैपटॉप पर, आई थिंक इट कैन बी अ कंपेंडियम ऑफ अमेजिंग विजडम। कंप्लीटली एग्री। देखिए और बिल्कुल इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती यस। है। अब अक्सर देखिए ये मुगालता लोगों का ये होता है कि भाई शेयर बाजार में इजी मनी है, यानी कि हुँ, आप अगर निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल कोई मेहनत किए बिना और बड़ी आसानी से सुबह उठे, 2-3 ट्रेड लिए, दिन भर में पैसा कमाया, फिर रात में अगले दिन फिर पैसा कमाया। तो देखिए हमें लगता यही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो शेयर बाजार में कमा रहा होता है, या जो निरंतर जिसके परफॉर्मेंस अच्छी है, वो उसके पीछे काफ़ी मेहनत करता है। तो जो बात आप कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से उसके सहमत हूँ कि भाई थोड़ी थोड़ी होमवर्क कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, हुँ, तो आप देखेंगे मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा देखने को मिलेगा। और आज के युग में तो ये चीज़ें आसान हो गई। देखिए उस समय जब या आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जब कोई व्यक्ति ये करता था, तो उस समय क्या था कि कंप्यूटर नहीं थे, उस समय उस तरह की सुविधाएँ, अब तो हुँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप एक बटन दबाएँ तो आपका एल्गो ये बता सकता है कि इसमें 1 लाख कॉम्बिनेशंस कौन से बन सकते हैं। हुँ। तो बहुत परिवर्तन आ गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक तरह का नया अस्त्र है जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो मेहनत तो आपको करनी होगी, और मेहनत करेंगे, थोड़ा इरादा रखेंगे कि नहीं हम पास्ट हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे, और थोड़ा अपना नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, तो आप डेफ़िनिटली आप देखेंगे कि अलग ही चमत्कार। आई थिंक सर दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़िंदगी में, कि मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि हम कई बार बेस्ट स्क्रीनर खोजते हैं कि बस यार ब्रेकआउट स्टॉक्स कोई स्क्रीनर बता दे हम कर लेंगे, बट जो अब मज़ा मेहनत से आएगा, जो एनालिसिस आंखें ट्रेन करके होगा, वो किसी और चीज़ से नहीं होगा। और एक चीज़ मैंने पर्सनली अपनी जर्नी में नोटिस की है, मैं वीकेंड्स पर बड़ी इंटेंस रिसर्च करता था, लंबी लंबे आवर्स, बट आई रियलाइज्ड वो तो इम्पोर्टेंट है, बट सिर्फ 30 मिनट अगर चार्ट्स को दे दिए जाए डेली, राइट। तो दैट कंसिस्टेंसी आई थिंक एड्स अप आफ्टर अ व्हाइल। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और देखिए इसका भी एक रूटीन बनाना चाहिए। बहुत जी। सारे लोग हैं, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे अब चार्ट देखा, जो बात आपने कही कि उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया, और या फिर जर्नलिंग कर ली। तो एक जर्नलिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो उसमें कुछ करना नहीं है कि जैसे बाजार बंद हुआ, आपने अपनी जर्नी पूरे दिन की लिख दी। आपने लिखा कि भई आज सवेरे बाजार ये खुला, मैं ये सोच रहा था, लेकिन हुआ ये। मैं सोच रहा था फला शेयर बढ़ेगा, लेकिन वो शेयर नहीं बढ़ा। फिर उसका चार्ट मैंने देखा, तो उसमें मैंने पाया कि उसमें ये पैटर्न बना था, जो मुझे बाद में दिखाई दिया, उस समय दिखा नहीं। तो इस तरह से अगर आप अपने ईमानदारी से लिखते जाएँगे, बात है।
तो एक समय आएगा जब आप ये लिखने पे मजबूर हो जाएँगे कि जो मैंने सोचा था लगभग वैसा ही हुआ। और आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डेज़ जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जर्नलिंग का बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये बाज़ार के बाद या बाज़ार के दौरान आपको समय मिले, तो ये काम ज़रूर करना चाहिए। वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेहनत एंड जर्नलिंग। और एक दिन आई थिंक वन चार्ट एट अ टाइम, एक दिन आएगा जब अच्छा पैसा भी बनेगा और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, अब मैं समझ सकता हूँ, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं, कुछ भी होता है। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एवरी वीक सर। यू टेक आउट सम वेरी प्रेशियस टाइम एंड इतनी अच्छी इंसाइट्स, ऑनेस्टली मैं भी बहुत ब्लोन अवे होता हूँ हर टाइम। बट थैंक यू सो मच एंड अंटिल देन मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हर वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स लीजिए, जब जब कुणाल सर कुछ बोलते हैं राइट इट डाउन, एनालाइज इट, ऑब्जर्व इट, उस पे आप चर्चा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ, एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। मिलेंगे अगले हफ्ते, अपडेट्स आपको ग्रो कम्युनिटी बोर्ड पर मिलते रहेंगे यूट्यूब पर। अंटिल देन स्टे सेफ एंड कीप ट्रेडिंग द मार्केट्स इन अ वेरी हेल्थी मैनर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.